हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 की पाठ्य पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 8वां है। यहां पर हम वायुमंडल का संगठन तथा संरचना से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। आज का पहला प्रश्न है, वायुमंडल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। वायु के कुल द्रव्यमान का 10% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है तथा जब यह पवन की तरह बहती है तभी हम इसे देख सकते हैं। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। इसमें मनुष्यों और जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन और पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है और इसके कुल द्रव्यमान का 10% नहीं बल्कि 99% जो है ये पृथ्वी की सतह से लेकर 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। यानी मान लेते हैं ये पृथ्वी की सतह है और यहां से लेकर ये 32 किलोमीटर की ऊंचाई है। तो वायु के द्रव्यमान का 99% इतने में ही मौजूद है। बाद बाकी भाग इससे ऊपर 1% भाग जो है इससे ऊपर मौजूद है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी यहां पर लिखा हुआ है वायु के कुल द्रव्यमान का 10%, नहीं, वायु के कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। ये सही है, लेकिन यहां पर आंकड़ा गलत है तो यहां पर सेकंड वाला गलत हो जाएगा। वायु रंगहीन गंधहीन होती है और ये जब पवन की तरह बहती है तब हम इसे देख नहीं सकते हैं बल्कि इसको हम महसूस कर सकते हैं। यानी हमारी त्वचा से ये टकराती है तो हम इसको महसूस करते हैं, ना कि देख सकते हैं। तो तीसरा वाला कथन भी यहां पर गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है पहले का डी, केवल एक। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन की मात्रा है 78.8% है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा है 20.95% है। आर्गन की अगर हम बात करें तो आर्गन की मात्रा 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.036% है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में वो आपकी नाइट्रोजन है। तो आपका सही आंसर है यहां पर सेकंड का सी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, वायुमंडल में मौजूद गैसों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए पारदर्शी एवं पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। देखिए, वायुमंडल गैसों, जलवाष्प और धूलकणों का बना है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात जो है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अनुपात घटता जाता है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। यानी जैसे ही आप 120 किलोमीटर की ऊंचाई को क्रॉस कर लेते हैं तो ऊपर O2 की जो मात्रा होती है बिल्कुल शून्य हो जाती है, O2 होती ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी आपके सरफेस से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, उससे ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाई जाती है। तो इस हिसाब से आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, जो कि गलत है। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। यानी आप देख रहे हैं ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक पाई जा रही है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 90 किलोमीटर तक ही है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो कथन है बिल्कुल सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है और इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन केवल सही है, तो आपका सही आंसर है तीसरे का बी, केवल सेकंड। चौथा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है और यही जो गैस है इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है ये। पृथ्वी का तापमान जो आप देख रहे हैं जिसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का सी वाला।
5वां प्रश्न है आपका, वायुमंडल में जलवाष्प के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है। विषुवत से ध्रुवों की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। यह पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में योगदान देती है। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ इसकी मात्रा बढ़ती नहीं है, बल्कि यहां पर इसकी मात्रा घटती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे इसकी मात्रा घटती जाती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा। गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, यानी कि जो जलवाष्प होती है वो गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंध वाली हवा में 4% होती है हवा के आयतन का। वहीं ठंडे और रेगिस्तानी इलाकों में ये हवा के आयतन का मात्र 1% होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत है। विषुवत से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा में कमी आ जाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है और पृथ्वी से निकलने वाले ताप को यह संग्रहित करती है। तो इस प्रकार ये कंबल की तरह भांति कार्य करती है और पृथ्वी को ना तो ये अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देती है। इसके अलावा जलवाष्प जो है ये वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। तो यहां पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो 5 का ए वाला। 6वां प्रश्न है आपका, वायुमंडल में धूल कणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? धूल कणों का सबसे अधिक जमाव विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों में आर्द्र हवा के कारण होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है और ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे आपका समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से ये निकलते हैं। धूल कण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनी वायु प्रभाव इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव जो होता है ये उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में जो सूखी हवा होती है वहां पर होता है। यानी उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में सूखी हवा में होता है, ना कि आर्द्र हवा में। तो यहां पर सूखी हवा में ये कण मिलते हैं, जबकि आर्द्र हवा में यानी कि जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की जो आर्द्र हवा है यहां पर इनका जमाव कम होता है, जबकि उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों की सूखी हवा में इसका जमाव जो है ज्यादा होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं और इसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 6 का बी, केवल सेकंड। 7वां प्रश्न है आपका, वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में किस आधार पर बांटा गया है? दाब, घनत्व, तापमान, उपरोक्त सभी। वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटा गया है और यह तापमान की स्थिति को देखकर बांटा गया है। इसमें आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल आते हैं। और इसको याद करने का मैंने फॉर्मूला भी बताया है, छोड़ सब मैं आया बाहर। तो आप इसे याद भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का सी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन में कहा गया है क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, कारण विषुवत वृत्त पर वायु का प्रवाह तेज होता है। देखिए यहां पर कथन और कारण बिल्कुल सही है। जो क्षोभ मंडल है ये वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है और इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर होती है, यानी सरफेस से इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों के निकट इसकी जो ऊंचाई है वो मात्र 8 किलोमीटर होती है और विषुवत वृत्त पर यानी जो आपका 0 डिग्री अक्षांश है उस पर इसकी जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है, इसलिए विषुवत वृत्त पर इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है। तो यहां पर आपका कथन कारण बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर है 8वें का ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 9वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उपरोक्त कथन किस वायुमंडलीय संस्तर से संबंधित है? इस संस्तर में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। इस संस्तर में मौसम में परिवर्तन होता है। जैविक क्रिया के लिए यह संस्तर सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो सारी विशेषताएं हैं ये विशेषताएं आपकी क्षोभ मंडल से संबंधित हैं।
क्षोभ मंडल में आपके धूलकण और जलवाष्प मौजूद होते हैं। इसके अलावा जितने भी आप मौसमी क्रियाएं देखते हैं वो सारी मौसमी क्रियाएं इसी में ही होती हैं। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर गिरावट आ जाती है। जैसे जैसे आप 165 मीटर ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्षोभ मंडल में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है टेम्परेचर में। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो है ये भी क्षोभ मंडल से मैच कर रहा है, सेकंड वाला भी मैच कर रहा है। इसके अलावा क्षोभ मंडल में जो है सारी जैविक क्रियाएं भी होती हैं, यानी यहाँ पर जो सूक्ष्म बैक्टीरिया वगैरह है वो भी यहाँ पर ही पाए जाते हैं। तो ये सारी विशेषताएं क्षोभ मंडल से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 9वें का डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। अभी मैंने आपको बताया था क्षोभ मंडल में आपकी जैविक क्रियाएं होती हैं। तो जैविक क्रियाएं होने की वजह से यहाँ पर मनुष्य, जीव जंतु, पादपों के लिए जीवन संभव है और ये सारी क्रियाओं के लिए क्षोभ मंडल सबसे बेस्ट है। तो क्षोभ मंडल ही यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 10वें का बी। ये प्रश्न आपकी अभ्यास प्रश्नावली से है। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विस्तृत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस से और ध्रुव के ऊपर -80 डिग्री सेल्सियस होता है। समताप मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। आपका जैसे क्षोभ मंडल ये खत्म हो जाता है और यानी ये आपका नीचे क्षोभ मंडल है, लिख दे रहा हूं मैं, और ये आपका ऊपर समताप आ जाता है। तो इनके बीच की जो ये सीमा है, ये संक्रमण वाली क्षेत्र है, ये इसको क्षोभ सीमा कहते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। विस्तृत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान, यानी हवा का जो तापमान होता है ये -80 डिग्री सेल्सियस होता है और वहीं ध्रुव के ऊपर इसका जो तापमान होता है वो -80 नहीं होता है बल्कि -45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। अब देखिए क्षोभ सीमा मैंने बताई थी 13 किलोमीटर तक क्षोभ सीमा पाई जाती है। क्षोभ सीमा की जो ऊंचाई है वो धरातल से 13 किलोमीटर तक है। तो इसके ऊपर 50 किलोमीटर तक आपका समताप मंडल पाया जाता है। यहां से लेकर 13 से लेकर 50 तक आपका समताप सीमा पाई जाती है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है समताप मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। नहीं, 80 नहीं बल्कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। तो यहां पर पूछा गया कौन सा कथन आपका असत्य है। केवल 2 और 3 कथन असत्य है। तो आंसर है आपका 11 का सी, केवल 2 और 3। 12वां प्रश्न है आपका, ओजोन परत वायुमंडल के कौन से संस्तर में पाई जाती है। मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है और यह पृथ्वी की सतह से 10 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में ये परत पाई जाती है और ये एक फिल्टर की भांति कार्य करती है। सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं इनको ये अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से ये रोकती है। तो ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत की खोज करने वाले व्यक्ति जो हैं उनका नाम है जोसेफ फोरमैन। कई बार इनका नाम पूछ लिया जाता है कि ओजोन लेयर की खोज किसने की थी। जोसेफ फोरमैन ने की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 12 का डी वाला। 13वां प्रश्न है आपका, मध्य मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस संस्तर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है। देखिए ये जो 13 किलोमीटर तक का जो ऊंचाई है इस भाग को क्या बोलते हैं, इस भाग को आपका क्षोभ मंडल कहा जाता है। वहीं 50 किलोमीटर तक के बीच का जो क्षेत्र होता है 13 से 50 के बीच में ये समताप बोला जाता है और यहां से लेकर 80 तक का जो क्षेत्र है ये आपका मध्य मंडल बोला जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। सेकंड वाला कथन यहां पर गलत है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट होने लगती है। यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो यहां पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है। नहीं, ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने लगता है यहां पर। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 13 का ए, केवल 1। 14वां प्रश्न है आपका, वायुमंडल की किस परत से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। बहिर्मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल।
80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी कि आपको ये अभी मैंने बताया 50 से लेकर 80 की जो ऊंचाई होती है इसके बीच में आपका मध्य मंडल पाया जाता है, और 80 से लेकर 400 के बीच में आपका आयन मंडल पाया जाता है। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है, और इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, और इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस स्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं, और यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर भी तापमान में वृद्धि आती है। यानी जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं बल्कि यहाँ पर बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 14 का सी वाला आयन मंडल। 15वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटा गया है। किन संस्तरों में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको ये लगता है आपने तो ये पढ़ा है केवल कि ऊंचाई पर बढ़ने पर, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाते हैं वैसे टेम्परेचर में गिरावट आती है, लेकिन आपके कुछ ऐसे भी यहाँ पर संस्तर हैं जहां पर तापमान में गिरावट नहीं आती बल्कि तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ऐसे संस्तर हैं जहां पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो देखिए, अगर हम बात करें उन संस्तरों की, तो यहां पर आपका समताप मंडल, इसमें अभी बढ़ोतरी होती है टेम्परेचर में, प्लस बना दे रहा हूं। इसके अलावा मध्य मंडल में गिरावट आती है, क्षोभ मंडल में भी गिरावट आती है, आयन मंडल में भी जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो यहां पर भी तापमान में बढ़ोतरी होती है, और बहिर्मंडल में भी तापमान में बढ़ोतरी होती है। यानी क्षोभ मंडल और मध्य मंडल में आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता जाता है, जबकि समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इनमें जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होगी। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लेते हैं कि यहां पर आप क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या गिरावट आएगा, टेम्परेचर माइनस में भी पहुंच सकता है। मध्य मंडल में भी मैंने बताया था 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जैसे आप पहुंच जाते हैं तो टेम्परेचर वहां पर -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अब जैसे आयन मंडल की अगर बात करें तो आयन मंडल में टेम्परेचर बढ़ता है, पॉजिटिव होने लगता है, धनात्मक में पहुंच जाता है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। बहिर्मंडल में और बढ़ता है। तो यहां पर आपका केवल पहला और तीसरा गलत है, 2, 4 और 5 सही है। तो आपका सही आंसर है 15 का भी, केवल 2, 4 और 5। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न घुमा घुमा कर पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए किस संस्तर में तापमान बढ़ता है और किस संस्तर में तापमान घटता है। 16वां प्रश्न है आपका, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? गैस, जलवाष्प, धूलकण, उल्कापात। ये सभी धूलकणों से संबंधित हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 16 का सी वाला। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर के ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 90 किलोमीटर के ऊपर जाने पर नगण्य हो जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ऑक्सीजन के हिसाब से 17 का सी, 120 किलोमीटर। 18वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 18 का डी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।